हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। आज का टॉपिक है द्वीप एवं जल डमरू मध्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो फारो द्वीप। इसकी व्याख्या है, फारो या फायरो नॉर्वेजियन सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित एक द्वीप समूह है। यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्तशासी प्रांत है। इस द्वीप समूह को सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सोलोमन द्वीप। इसकी व्याख्या है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित मेलानेशिया ओशनिका का एक उपक्षेत्र है जो पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में आराफुरा सागर तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत न्यू गिनी, बिस्मार्क, पेलागो, सांता क्रूज, वनुआतु, सोलोमन, फिजी आदि द्वीप शामिल है। नेक्स्ट है, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। इसकी व्याख्या है, कालीमंथन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का एक अंग है जिस पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है। बोर्नियो विश्व का तीसरा और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई देशों में विभक्त है। बोर्नियो के दक्षिण में जावा, पश्चिम में सुमात्रा, पूर्व में सुलावेसी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसकी व्याख्या देखें, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे एक ही साथ एक महाद्वीप, एक राष्ट्र, एक द्वीप माना जाता है। इस प्रकार से इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,692 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलियारिया द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर। इसकी व्याख्या है, भूमध्य सागर के पश्चिमी भाग में आइबेरियन प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप बलियारिया द्वीप समूह स्थित है जो स्पेन के अधीन है। इसके द्वीप समूह के 4 सबसे बड़े द्वीप क्रमशः मोलार्का, मोनोराजाका, इबिजा और फोर्मेनेरा है। इसकी राजधानी नगर पामा डी मोलार्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो मॉरिशस। इसकी व्याख्या देखिए, मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के तट पर दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर और मेडागास्कर के पूर्व में दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो गए हैं। डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, फिजी द्वीप अवस्थित है तो प्रशांत महासागर में। इसकी व्याख्या है, फिजी को आधिकारिक रूप से फिजी गणराज्य द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया के अंतर्गत एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी सूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। इसकी व्याख्या देखिए, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोबर जल डमरू मध्य। इसकी व्याख्या देखिए, डोबर जल मध्य ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग में स्थित है जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इस जल डमरू मध्य में 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई है जो इंग्लैंड के फोल्कस्टोन और फ्रांस के क्लेमेंट शहर को जोड़ती है। नेक्स्ट, एशिया और उत्तरी अमेरिका जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। उत्तरी पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी उत्तर अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य को अलग करता है। यह जल डमरू मध्य उत्तर में चुगसी सागर आर्कटिक महासागर का भाग को दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग से जोड़ती है। नेक्स्ट है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। इसकी व्याख्या देखिए, जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर में क्रम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और कुकुशू। इनमें होन्शु विशालतम द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 2,30,500 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें,
तो नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। इसकी व्याख्या है बाब अल मंदेब अरब प्रायद्वीप का स्थित यमन और अफ्रीका के सिंह जिबूटी ईस्टिया उत्तरी सोमालिया के मध्य स्थित जल संधि है। यह हिंद महासागर अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है तो ओमान से। इसकी व्याख्या है ईरान और अरब प्रायद्वीप के मध्य फारस की खाड़ी स्थित है जो पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का विस्तार है। इसकी सीमा ईरान, इराक, बहरीन और कुवैत के साथ लगती है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि से अवगमन की सुविधा है तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक। इसकी व्याख्या देखिए मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप एवं मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप में मध्य स्थित है। यह जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है जो हिंद महासागर से चीन सागर तक आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। इसकी व्याख्या देखिए हॉर्मुज जल संधि पश्चिम एशिया में स्थित है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार की दृष्टि से यह जल संधि महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान, इराक और कतर जैसे देशों का तेल निर्यात यहीं से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। इसकी व्याख्या देखें मौसम संबंधी दीर्घकालिक दशाओं की औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक अक्षांश समुद्री तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवन, मेघाच्छादन, समुद्री जलधाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि का ढाल, वनस्पति का आवरण आदि है। परंतु इनमें से अक्षांश जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है क्योंकि विभिन्न अक्षांश के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियां का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है वायुदाब सबसे कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में। इसकी व्याख्या देखिए वायुमंडलीय दाब का अर्थ है किसी भी स्थान और समय पर वहाँ की हवा से स्तंभ का भार। हवा के इस दबाव को जिस यंत्र में मापा जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। वायुदाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है जबकि तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। यदि हवा में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तब दबाव कम हो जाता है। जल वाष्प कम होने से दबाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डोलरम कटिबंध कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। इसकी व्याख्या है भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है जहाँ केवल ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं प्रभावित होती है। क्षैतिज वायुधाराओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र में पवनें शांत होती है। इसलिए इस क्षेत्र को शांत पवन या पेटी या डोलरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न अक्षांशों उत्तरी और दक्षिणी में से किसे आप अशु अक्षांश से संबंध करेंगे तो 30 डिग्री। इसकी व्याख्या देखिए दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है जिससे यहाँ की हवाएं शांत होती हैं। ये हवाएं प्राचीन काल में जलयानों के गति अवरोध का कार्य करती थी। इस शांत और अनिश्चित हवाओं वाले भाग में प्रवेश करने पर प्राचीन काल में घोड़ा युक्त जलयानों का संचालन में कठिनाई जाती थी। इसलिए व्यापारी जलयान का भार हल्का करने के लिए कुछ अश्व घोड़ों के सागर में फेंक देते थे। इसलिए इस अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। यानी कि यह कोई कहानी से रिलेटेड था। नेक्स्ट है भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं तो संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसकी व्याख्या है जब ऊपर उड़ती हुई वायु सागरों और अन्य जलाशयों की आर्द्रता ग्रहण कर आकाश में पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचकर और शाम तक ठंडी हो जाती है तो संघनन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार कपासी वर्षा मेघों की उत्पत्ति होती है। तीव्र वर्षा होने लगती है जिसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिन में अत्यधिक सूर्यताप के कारण धरातल के अधिक गर्म हो जाने पर वायु फैलती और हल्की हो जाने के कारण ऊपर उठती है। परिणाम स्वरूप समुद्र के प्रचुर मात्रा में जल वाष्प बनकर आर्द्र वायु में मिल जाती है जिससे उन क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा प्रायः दोपहर के बाद प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है तो इसका आंसर हम लोग
तो इसका आंसर ए है। इसकी व्याख्या देखिए, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवा सिराको कहलाती है। इस हवा में के साथ लाल रेत वाली मात्रा अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तथा नमी धारण कर दक्षिणी इटली में लाल रेत के साथ वर्षा प्रदान करती है तो इसे रुधिर वर्षा या रक्त वृष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट है, एल नीनो प्रकट होता है तो प्रशांत महासागर के ऊपर। इसकी व्याख्या है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए परिवर्तन को एल नीनो कहते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्री जल सतह पर कुछ वर्षा के अंतराल पर घटित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के सतही जल का तापमान समान से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, गरजने वाला चालीसा। यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पछुआ पवन। इसकी व्याख्या देखिए, गरजता चालीसा पछुआ पवनें होती है जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से हिंद पूर्व की ओर प्रभावित होती है। इसके साथ प्रचंड झंझावात भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन इन्हीं पवनों के मार्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो उपोष्ण उच्च दाब से। इसकी व्याख्या है, व्यापारिक हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर से पूर्व दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पूर्व उत्तर पश्चिम में होती है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है? तो चिनूक। इसकी व्याख्या देखिए, चूनिक गर्म एवं शुष्क पवन है जो उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रेणी से पूर्वी ढालों पर प्रभावित होती है। यह अल्बर्टा, पश्चिमी स्कार्सवान और मोरवाटा राज्यों को प्रभावित करती है। बसंत ऋतु में इस पवन के प्रभाव से अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिम तेजी से पिघलने लगती है। इसलिए इस पवन को हिम भक्षक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति को प्रभावित करती है। इसकी व्याख्या है, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब के निम्न दाब की ओर प्रभावित होती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है तो उसे कॉरियोलिस बल कहा जाता है। विषुवत कॉरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर प्रभावित होती है। यही कारण है विषुवत के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय वन। इसकी व्याख्या है, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान फ्रूट गार्डन ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर से संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हम लोग देख तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी धरातल से ऊपर की ओर तापक्रम और वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का वर्गीकरण। परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल धरातल से 8 से 18 किलोमीटर, संताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा मध्य मंडल ध्रुवीय ज्योति, यह सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है, जबकि पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगे का परावर्तन आयन मंडल से होती है। आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है: ब्रह्मंडलीय किरणों यानी कि कौसमी रेखा परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, ओजोन परत संताप मंडल में विस्तारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है, यानी कि वायुमंडल में धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी धारणा करने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, सूक्ष्म मृदा, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं से टूटे हुए कण से निकलते हैं। उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण धूल कणों का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, जो विषुवतीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लोग देखें,
जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसकी व्याख्या देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह वायु के संपूर्ण आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों और रेगिस्तानी शुष्क प्रदेशों में यह वायु के आयतन का 1% से कम होती है। नेक्स्ट है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा इस परत में बादल का निर्माण अनमौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसकी व्याख्या देखिए, क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के मध्य स्थित समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। इस परत में जलवाष्प अत्यल्प मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाओं का अभाव पाया जाता है। वायुमंडलीय विक्षोभ के बचने के लिए इस मंडल में जेट विमान चालक जेट विमान उड़ाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो बहिर्मंडल में। इसकी व्याख्या है, संचार उपग्रह को विषुवत रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संचार उपग्रह को वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है, क्योंकि बहिर्मंडल का विस्तार 640 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष में अनंत ऊंचाई तक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।